नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओ से पढ़ रहे थे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके हम लोग 3 लेक्चर बना चुके हैं, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिर्फ सिखाए हम। ठीक है, कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा निकाला जाता है। ठीक है, कैसा क्या थ्योरी है, थ्योरी निकालने के लिए फिर हम लोग 2 गो ट्रिक्स बताए थे 2 लेक्चर में बना के, है ना। तो अभी तक हम आपको हाइब्रिडाइजेशन का केवल निकालना सिखाए हैं। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हाइब्रिडेशन क्या होता है, हाइब्रिडेशन किसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है ना। लेकिन दोस्त, हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट सीखने से पहले इसमें एक टर्म बहुत यूज होता है केमिस्ट्री में, सेल, सबसेल और ऑर्बिटल। ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको सेल, सबसेल और ऑर्बिटल से परिचय हम करवाते हैं कि सेल क्या होता है, सबसेल क्या होता है और ऑर्बिटल क्या होता है। इससे हम आपको परिचय करवाते हैं, क्योंकि ये केमिस्ट्री में बार बार यूज होता है और बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है, कई लोग जानते भी हैं। ठीक है ना। लेकिन हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो हम आपको एक चीज बताते हैं कि मान लो बाबू कि आपका एक दोस्त कहीं रहता है बड़ा शहर में। ठीक है, मान ले आपका एक दोस्त दिल्ली रहता है, यानी आपका एक जो दोस्त है वो दिल्ली रहता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि हमें दिल्ली जाना है, तो बोलेगा तो कि सर एक दोस्त है मेरे पास, उसके पास चल जाइए। तो दिल्ली छोटा तो नहीं है, तो आपको एक इलाका बताओगे कि कहाँ, कौन इलाका में, है ना। तो मान ले कि हम बोले कि दिल्ली एनसीआर में रहता है। अब दिल्ली एनसीआर तो छोटा नहीं है। ठीक है, तब आप एक पार्टिकुलर जगह बताओगे जिस लॉज में वो रहता है ना। यानी एक पार्टिकुलर लॉज जगह बता दिया जिस लॉज में रहता है, तो हमने उस लॉज पे पहुंच गया। अब इस लॉज में आपका दोस्त रहता है। ठीक है ना, इस लॉज में आपका दोस्त रहता है, लेकिन यह लॉज छोटा नहीं, बहुत बड़े बड़े है ना। तब हम आपसे पूछेंगे, ठीक है आपने हमें बता दिया कि आपका दोस्त इस लॉज में रहता है, लेकिन ये बताओ कि ये कौन सा फ्लोर पर रहता है। जैसे ही बड़ा बिल्डिंग होता है तो आप सब लोग को पता है कि यह बिल्डिंग फ्लोर पर बटा हुआ रहता है, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर, है कि नहीं। तो अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन देखें तो बिल्डिंग में फ्लोर है अलग अलग प्रकार का, और उस फ्लोर पर रूम है। एक फ्लोर पर मान लें 100 रूम है ना। उस 100 रूम में भी सबका अपना अपना रूम नंबर है। यानी अगर स्ट्रक्चर को समझे तो ये जो लॉज है वो अलग अलग फ्लोर में बटा हुआ है। ठीक है, तो हम आपसे पूछेंगे कि चलिए आपका दोस्त इस लॉज में रहता है, तो अगला मेरा क्वेश्चन होगा कि कौन सा फ्लोर पर रहता है। ठीक है, तो आपने बोल दिया कि फ्लोर नंबर 2। ठीक है, अब फ्लोर नंबर 2 पर एक ही रूम थोड़े ना है, बहुत सारे रूम है, सब पर रूम नंबर है 1 से लेकर 100 तक। तब हम आपसे पूछेंगे कि बताओ कौन सा रूम नंबर में रहता है। यानी हमने आपसे आपका दोस्त खोजने के लिए क्या पूछा कि कौन सा लॉज में, फिर पूछा कौन सा फ्लोर पर, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रूम में। ठीक है, तो बता दिए, मान लिए कि आपने बता दिया कि रूम नंबर 24। अब रूम नंबर 24 का 24 का भी एक कंडीशन है कि उसमें 4-5 बेड है। ठीक है, और सब स्टूडेंट एक ही तरह के चादर ओढ़ के सोया हुआ है, तब किसी तो हम जाके नहीं जगा सकते हैं। तब आप बोलोगे कि तब हम आपसे पूछेंगे कि आप बता दो कि कौन सा बेड पर रहता है, पहला बेड, दूसरा बेड, तीसरा बेड। यानी आप हमें बेड बताइएगा। तो अल्टीमेटली आपका दोस्त कहाँ पर है, लॉज में, फ्लोर में, रूम में कि बेड पर। तो आप कहोगे कि सर बेड पर होगा, है कि नहीं। तो अब इसको हम लोग केमिस्ट्री में समझते हैं। जो आपका दोस्त है ना, उसको आप इलेक्ट्रॉन मान लो। क्या मान लो, इलेक्ट्रॉन। यानी हम लोग केमिस्ट्री में यह खोजेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है ना। तो अगर हम पूछे कि इलेक्ट्रॉन बताओ, तो सबसे पहले पूछोगे कि सर आप कौन सा परमाणु में, कौन सा एटम में पूछना चाहते हैं। यानी जो लॉज है वह किसके जैसा है बाबू, एटम के जैसा। यानी आपके दिमाग में अगर एटम बोला जाए ना तो सोचना कि लॉज बोल रहा है। अब बताओ एटम में
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में बंद रहता है। एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में बंद रहता है और इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल में रिवॉल्व करता है। यानी ये तो फिक्स है कि दो चीज जो है न्यूक्लियस में बंद है, तो खोजना किसको है? इलेक्ट्रॉन को। यानी जो आपका दोस्त है वो किसके जैसा है? इलेक्ट्रॉन। और जो लॉज है वो किसके जैसा है? एटम। है ना। अब ये जो लॉज है, लॉज में फ्लोर होता है, तो उसी तरह से एटम में भी फ्लोर होगा और एटम में जो फ्लोर होगा उसको सेल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? सेल। अब एकदम दिमाग बनाए कर रखिए कि जो लॉज है वह क्या है? एटम। लॉज का जो फ्लोर है वह एटम का सेल है। अब बताओ, फ्लोर पर अलग अलग रूम है, फ्लोर पर अलग अलग रूम है, यानी जो लॉज का रूम है वह एटम का सब सेल है। क्या बाबू? सब सेल। और जो रूम का बेड है वह एटम का है ऑर्बिटल। क्या है? ऑर्बिटल। तो अब अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि बताइए इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कहाँ है? सेल में, सब सेल में, तो ऑर्बिटल में, तो आप आंसर आराम से बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहता है? ऑर्बिटल पर। तो हम पूछेंगे कि बताओ ऑर्बिटल क्या है, तो आप बोलोगे सर ऑर्बिटल एक ऐसा जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होता है। तो अगर हम बोलें कि ऑर्बिटल का डेफिनेशन बताओ, तो बोलोगे सर ऑर्बिटल इज द 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। इसका अर्थ क्या है कि ऑर्बिटल जो होता है एक जगह है और वह जगह 3 डायमेंशनल है जहां पर इलेक्ट्रॉन रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वह सबसे अधिक है। आई होप आपको अब ऑर्बिटल, सबसेल, सेल, एटम, इलेक्ट्रॉन, ये जो चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा, ये गारंटी है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि इस चीज़ में स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होता है। सेल, सबको एक में मिला देते हैं सब। ठीक है, तो आपको एकदम क्लियर कट समझना है कि जो लॉज है वो एटम है, लॉज पर जो फ्लोर है वो सेल है, फ्लोर में जो रूम है वो सब सेल है, और रूम में जो बेड है वो क्या है? ऑर्बिटल है। यानी इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कहाँ पर रहता है? ऑर्बिटल में। तो आई होप आपको ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो हम इसको बढ़िया से लिख देते हैं, आप इसको एकदम उतार लीजिए, कॉपी में रखिए, लिख के रखिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट में, क्योंकि केमिस्ट्री में बार बार ऑर्बिटल होगा और स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। तो ये जो लॉज है दोस्त, वह किसके तरह काम करेगा? एटम। ये जो आदमी है यहाँ पर, यह आदमी किसके जैसा है? केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन के जैसा। आदमी किसके जैसा है? इलेक्ट्रॉन के जैसा। आदमी कहाँ में रहता है? लॉज में। लॉज किस में बटा है बाबू? फ्लोर में। फ्लोर किस में बचा है बाबू? रूम में। रूम में क्या होता है? बेड। उसी तरह से लॉज क्या है बाबू? एटम। एटम में क्या होता है? सेल। सेल में क्या होता है? सब सेल। और सब सेल में क्या होता है? ऑर्बिटल। यानी और अब अगर हम पूछेंगे कि आदमी कहाँ है, तो बोलोगे बेड पर। हम पूछेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो ऑर्बिटल पर। तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे ऑर्बिटल क्या होता है उसके बारे में। ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। अब हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, तो अगर हम लोग ऑर्बिटल को परिभाषित करें तो क्या लिखेंगे? ऑर्बिटल इज द 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस where there is more probability of finding the electron, हिंदी मीडियम में वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, कि ऑर्बिटल वैसा स्थान है, और ऑर्बिटल वैसा त्रिविमीय स्थान है, त्रिविमीय स्थान है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होता है
जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से उतार लीजिए। हम लोग इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो ऑर्बिटल है दोस्त, अब हमने बताया कि ऑर्बिटल जस्ट लाइक अ बेड। ऑर्बिटल कैसा बाबू? जस्ट लाइक अ बेड। अभी बेड भी अलग अलग प्रकार के, खटिया, चौकी, पलंग, ये सब होता है ना। तो उसी तरह से बेड भी अलग अलग प्रकार का है और उसका शेप एंड साइज, आकृति, ये सब अलग अलग होता है। ठीक है ना। तो अब हम लोग इस बेड को और ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं। देखिएगा, ये जो ऑर्बिटल है दोस्त, इस ऑर्बिटल को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। एस ऑर्बिटल 4 भागों में, पी ऑर्बिटल 3 नहीं 4 भाग में बाबू, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। ठीक है, कितना भाग में बट गया? 4 भाग में। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। ठीक है ना। एस ऑर्बिटल जो है, ठीक है, एस ऑर्बिटल जो है यह स्फेरिकल होता है, गोलाकार। हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए हम लिखते जाएंगे गोलाकार। कैसा होता है बाबू? गोलाकार। इसको अगर बनाना चाहोगे तो गोलाकार ऐसे बनेगा। अब चूंकि ये बोर्ड है तो आपको ये सर्कुलर दिखाई देगा, वृत्ताकार दिखाई देगा, लेकिन आपको ये समझना है कि जस्ट लाइक ए फुटबॉल के जैसा होगा। ये गोलाकार है, एक्स, वाई और जेड। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एस ऑर्बिटल कैसा है तो आप बोलोगे स्फेरिकल, यानी कैसा होता है? गोलाकार। ठीक है ना। यानी एस जो एस ऑर्बिटल यानी एस जो बेड है वह गोलाकार टाइप का बेड है। पी ऑर्बिटल जो है बाबू, यह 3 प्रकार का है। पी ऑर्बिटल कितना प्रकार का है? 3। कौन कौन? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और जो डी ऑर्बिटल है यह 5 प्रकार का है। ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 प्रकार का है। ठीक है। और एफ ऑर्बिटल का शेप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण उसे नहीं लिखा जाता है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसका कोई एक फिक्स शेप नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग 3 ऑर्बिटल को ही ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे। एस ऑर्बिटल तो हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया, स्फेरिकल होता है। पी ऑर्बिटल 3 प्रकार के, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और डी ऑर्बिटल 5 प्रकार के, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब हम सब का शेप बना देते हैं। जैसे एस का बनाया है उसी तरह से पी का बनाएंगे, उसी तरह से जेड का बनाएंगे, है ना। एफ का बहुत कॉम्प्लिकेटेड आकृति होने के कारण, शेप होने के कारण उसके बारे में कोई आकृति फिक्स नहीं है। ठीक है ना। तो अभी हम आपको पी बना देते हैं, फिर डी बना देंगे। ठीक है, इसको आप जल्दी से उतार दो। देखिए दोस्त, यह है आपका पी ऑर्बिटल। हमने आपको एस ऑर्बिटल बता दिया। एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल, है ना। पी ऑर्बिटल डंबल के आकार का होता है। डंबल जैसे एक जिम में बॉडी बनाने वाला होता है, दोनों तरफ लोब लगा हुआ होता है, उसी को हम लोग डंबल कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए हमने लिखा है पी ऑर्बिटल कैसा शेप का है? डंबल। हिंदी मीडियम वाले के लिए लिख दिए हैं। तो ये दोनों डंबल है। ये जो ये निकला हुआ ना, इसको लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? लोब। तो पी ऑर्बिटल में क्या गो लोब हो गया? 2 गो लोब हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर एक प्लेन है, इस प्लेन को नोडल प्लेन कहते हैं। और नोडल प्लेन की खासियत है कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है ना। और हमने अभी बताया था कि पी ऑर्बिटल 3 टाइप के, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अगर दोनों लोग एक्स अक्ष के अनुदिश हो, दोनों लोग एक्स अक्ष के अनुदिश हो तो इसको कहते हैं पी एक्स। अगर दोनों लोग वाई एक्सिस के अनुदिश हो तो इसको कहते हैं पी वाई। और अगर दोनों लोग जेड अक्ष के अनुदिश हो तो इसको कहते हैं पी जेड। आई होप आपको समझ में आया होगा। पी ऑर्बिटल आपको ये सर क्या है हमको समझ में नहीं आ रहा, हम आपको बता चुके हैं ऑर्बिटल का शेप है, ये आपको याद करने पड़ेगा। और उसके बाद जो हम लोग आएंगे डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है, कैसे शेप निकालते हैं। ठीक है ना। तो ये छोटा सा पार्ट है, ये ऐसे जीओसी का पार्ट नहीं है, लेकिन चूंकि कोई स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या है, तो ये हम बता रहे हैं। हमने बताया था कि ऑर्बिटल क्या है, तो ऑर्बिटल जस्ट लाइक बेड है। अब बेड एक ही आकृति का तो नहीं होता है, बेड बहुत सारा पलंग खटिया हमने बता चुका है। तो एस ऑर्बिटल गोलाकार है, पी ऑर्बिटल कैसा है? डंबल के आकार का, डंबल के आकार का। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लोब। तो बताओ इसमें क्या गो लोब हो गया? 2 गो लोब। ये नोडल प्लेन है और नोडल प्लेन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। कितना टाइप का था? 3, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अगर दोनों लोग एक्स अक्ष के अनुदिश हो तो इसको कहेंगे पी वाई। अगर वाई अक्ष के अनुदिश हो तो दोनों अक्ष अगर एक्स के अनुदिश हो तो उसको कहते हैं पी एक्स।
y का अनुदिश हो तो py और z का अनुदिश हो तो pz, है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिए। चलिए, तो पी के बाद है बाबू डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल डबल डंबल, यानी दो को डंबल, एक वही डंबल पहले बनाए थे पी में, एक और ऐसा ही डंबल बना दिए। तो डी ऑर्बिटल में डबल डंबल होता है, ठीक है। हमने अभी बताया था डी ऑर्बिटल 5 टाइप का है। इसमें से पहला है DXY, DYZ और DZX। ये कौन सा है? DZX। और एक दो को और बच गया, DXY, DX² Y² और DZ²। उसको हम लोग बाद में बना देंगे। अब बताइए, अगर ये दोनों लोब, ये इसका लोब और इसका लोब XY प्लेन के बीच हो, XY XY XY, तो DXY हो गया। यानी डी ऑर्बिटल का लोब XY अक्ष में हो, है ना। डी ऑर्बिटल का लोब XY अक्ष में हो तो उसको कहते हैं DXY। अगर YZ अक्ष में हो तो उसको कहते हैं DYZ। और अगर ZX अक्ष में हो तो इसको कहते हैं DZX, ठीक है ना। मतलब सिंपल है यार, XY बोलेगा यानी कि लोब XY के प्लेन में होना चाहिए, YZ बोलेगा YZ में बोलेगा, ठीक है। ZX में बोलेगा तो ZL प्लेन में होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका हो गया डबल डंबल, 3 टाइप हमने लिखवा दिया। और 2 और टाइप बच गया जिसका नाम है DX² Y² और DZ²। अभी तुरंत उसको भी बना दे। याद कैसे रखना, DXY यानी XY प्लेन में होगा, YZ यानी YZ प्लेन में होगा, ZX यानी ZL प्लेन में होगा, ठीक है। चलिए बाबू, तो 2 और जो बचा था DX² और DZ², DX² Y² और DZ², ठीक है ना। तो अगर अभी देखो हमने क्या पढ़ा था, DXY, तो DXY का मतलब लोब XY प्लेन के अंदर रहेगा। और DX² Y² जो होगा तो X अक्ष के अनुदिश और Y अक्ष के अनुदिश ही लोब होगा। इसमें अंतर है कि इसमें जो लोब है वो XY प्लेन में है और इसमें जो लोब है वो X अक्ष पर और Y ही अक्ष पर है। XY प्लेन में नहीं है, X अक्ष और Y ही अक्ष पर है, ठीक है ना। तो हो गया DX² Y² और DZ² में ये जो दोनों लोब है वो Z अक्ष पर है। और बाकी जो दो लोब जो बचा था, क्योंकि डबल डंबल होता है तो बाकी जो 2 लोब था वो कॉन्सेंट्रेट होके एक ही लोब में आ गया, ठीक है। तो ये DZ² है, DX² Y² है और 3 हम लोग पहले लिखे थे, वो था DXY, DYZ और DZX, है ना। तो ये था शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल आप याद रखिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना आपको याद करने पड़ेगा। ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल कितने टाइप के हैं, कौन कौन से हैं, ये सब हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको आप जल्दी से उतार लीजिए, ठीक है। अब हम आगे इसमें बढ़ते हैं, देखिएगा। अब आगे कभी कभी आता है ना, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल यूज होगा। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, ये क्या होता है? कहता है कि 2 और मोर ऑर्बिटल हो हैविंग आइडेंटिकल एनर्जी, मतलब 2 या 2 से अधिक वैसा ऑर्बिटल जिसकी ऊर्जा आइडेंटिकल हो, है ना, उसे डीजेनरेटेड ऑर्बिटल कहा जाता है। तो ए सेट ऑफ ऑर्बिटल, ए सेट ऑफ ऑर्बिटल हैविंग, ए सेट ऑफ ऑर्बिटल हैविंग आइडेंटिकल एनर्जी, ए सेट ऑफ ऑर्बिटल हैविंग आइडेंटिकल एनर्जी is known as degenerated orbital। मतलब मान लो कि 3 ऑर्बिटल है, ठीक है ना। जैसे हम समझ के चलते हैं, जैसे PX, PY और PZ, ये 3 ऑर्बिटल्स है। अगर इन तीनों ऑर्बिटल के एनर्जी सेम होगा, ठीक है ना, तो इसको डीजेनरेटेड ऑर्बिटल कहेंगे। मतलब ये 20 जूल एनर्जी, ये भी 20 जूल, ये भी 20 जूल, एनर्जी अगर सेम होगा तो उसको डीजेनरेटेड ऑर्बिटल कहा जाता है। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे कि ऑर्बिटल का वैसा सेट, ऑर्बिटल का वैसा सेट जिसका एनर्जी सेम हो, जिसका एनर्जी सेम हो, उसे डीजेनरेटेड ऑर्बिटल कहा जाता है, ठीक है ना। तो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल का मतलब एनर्जी सेम वाले जो ऑर्बिटल है उसको डीजेनरेटेड ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी इसमें यूज हम करेंगे कि डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब यहां से याद रखिएगा कि जो PX, PY और PZ, जो PX, PY और PZ है, PX, PY और PZ, ये तीनों का एनर्जी आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल एनर्जी, एक समान ऊर्जा। अब बताओ बाबू, अगर आइडेंटिकल एनर्जी है तो इन तीनों ऑर्बिटल को कौन सा ऑर्बिटल कहेंगे? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। यानी PX, PY और PZ कैसा ऑर्बिटल है?
डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि तीनों का एनर्जी क्या होता है? सेम। और जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल या सेट ऑफ ऑर्बिटल का एनर्जी सेम हो तो उसे डीजेनरेटेड ऑर्बिटल कहा जाता है, यानी px, py और pz डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है। ओके, अब यहाँ से देखिए, जल्दी से आप उतारिए तो px, py और pz का एनर्जी सेम होता है, आइडेंटिकल एनर्जी है, और आइडेंटिकल एनर्जी होने के कारण इसे डीजेनरेटेड ऑर्बिटल कहा जाता है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे जो हम लोग पढ़े थे कि जो डी ऑर्बिटल है वह डी ऑर्बिटल 5 टाइप का था, dx, dy और dz। ठीक है ना, सॉरी, dxy, dyz, dzx, dx² y² और dz²। ठीक है ना। इस डी ऑर्बिटल को अब समझते हैं। कहता है कि dxy, dyz और dzx को के सम्मिलित रूप को T2g ऑर्बिटल कहा जाता है। T2g ऑर्बिटल कहा जाता है। अब बताइए, यानी अगर कहीं पर यूज होगा T2g ऑर्बिटल, तो T2g ऑर्बिटल जैसे ही यूज होगा तो आपको समझना है कि बोल रहा है dxy, dyz और dzs। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे कि dxy, dyz, dzx इज कलेक्टिवली नन एज T2g ऑर्बिटल। ठीक है, T2g ऑर्बिटल। ठीक है, और अब कौन बच गया बाबू? बच गया dx² और dy² और dz²। इसको कलेक्टिवली eg ऑर्बिटल कहा जाता है। क्या कहते हैं? eg ऑर्बिटल। ठीक है ना। तो बताना dxy, dyz, dzx इसको क्या कहेंगे? T2g ऑर्बिटल। dx² y² और dz² को क्या कहेंगे? eg ऑर्बिटल। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल क्या है? तो दो या दो से अधिक वैसा ऑर्बिटल जिसकी ऊर्जा क्या हो? सेम हो। ठीक है ना। आई होप आपको ये जल्दी जल्दी समझ में आ रहा होगा। आप इसको उतारते जाइए, आगे इसका यूज क्या होगा ना आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या बता रहे हैं, अभी कितने लोगों को लग रहा है कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन इसका यूज बहुत ज़्यादा है केमिस्ट्री में। ये सब चीज़ें आपको याद होना ही चाहिए, चाहे जैसे हो। ठीक है, खैर। अब बाबू देखो, जो हम लोग बताएं वो क्या बताएं बाबू कि जो डी ऑर्बिटल है ये कितना टाइप का हो जाएगा? T2g और Eg। T2g कौन कौन था बताओ? dxy, dyz, dzx। Eg कौन था? ठीक है, dx² और dz²। ठीक है, यह T2g और Eg ऑर्बिटल है। यानी डी ऑर्बिटल को हम लोग दो रूप में बांट के पढ़ते हैं, T2g और Eg। T2g में तीनों शामिल है और Eg में ये वाला शामिल है। कहा जाता है कि Eg की ऊर्जा T2g की ऊर्जा से अधिक होता है। ठीक है, ये जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं ना तो उसमें ऑर्बिटल स्प्लिटिंग पढ़ना होता है, तो वहाँ पर ये ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, पहले आप इसको उतार लीजिए, हम अब इसी में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंस कहता है कि जब दो को एटॉमिक ऑर्बिटल को मिला देते हैं तो एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बनता है। ठीक है ना, उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे अगर हम एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल को मिला दें, है ना, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल को मिला दें, देखिएगा अभी हमने पढ़ाया था s ऑर्बिटल, तो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल को मिला देंगे तो एक नया ऑर्बिटल बनेगा जिसको क्या कहेंगे? sp। क्या कहेंगे बाबू? sp, है ना। ये दोनों क्या है? तो ये दोनों एटम का ऑर्बिटल है, ये दोनों एटम है, और ये दोनों एटम मिला तो ये क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। ये नया सेट ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, ये नया सेट ऑफ ऑर्बिटल है। तो कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलता है तो एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बनता है, और ये जो नया सेट ऑफ ऑर्बिटल है, इस नया सेट ऑफ ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, है ना, इज नन एज हाइब्रिडाइजेशन एंड द ऑर्बिटल दस प्रोड्यूस इज नन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका सिर्फ मतलब ये समझो, इतना ज्यादा नहीं समझना है कि ए एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मिला, एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बना जिसको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने का जो प्रोसीजर है, इसी प्रोसीजर को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है।
ठीक है ना। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या सीखे थे कि हाइब्रिडेशन निकाला कैसे जाता है, तो हम लोग पिछले क्लास में सिर्फ निकालना सिखाया था। अब क्या होता है, तो जब एटम, यह एटम, दो गो एटम का ऑर्बिटल, दो गो एटम का ऑर्बिटल दोनों मिल गया, तो अगला जो नया ऑर्बिटल बना, ए एस था, ए भी एस था, ए एस और ए पी, ये दोनों मिलके बनाए एस पी। तो ये जो नया एस पी ऑर्बिटल बना ना, उसी नया एस पी ऑर्बिटल बनने की प्रक्रिया को, बनने की प्रोसीजर को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के डिफिनेशन पर आते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है, तो अभी हम आपको पिछले क्लासेस जो 3 गो लेक्चर पढ़ाया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि अभी सिर्फ हम आपको हाइब्रिडेशन निकालना सिखा रहेंगे और बाद में आपको हाइब्रिडेशन क्या होता है वो बताएंगे। यानी कि आज का लेक्चर यह है कि हाइब्रिडेशन क्या है, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन क्या है बाबू, तो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपरेबल एनर्जी, लिखिएगा, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपरेबल एनर्जी, कंपरेबल एनर्जी टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ to form new set of orbital, to form new set of orbital is known as hybridization, is known as hybridization, and orbital thus produced is known as hybrid orbital, ठीक है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा और कैसा एनर्जी, माने दोनों का लगभग ऊर्जा सेम होना चाहिए, एनर्जी सेम होना चाहिए। तो जो नया ऑर्बिटल बनेगा, नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बनता है, उस बनने की प्रक्रिया को हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और जो बाद में नया ऑर्बिटल बनता है उसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। या इसको दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म द न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनेशन, ठीक है ना। अब हम आपको इसका मतलब समझाते, ये तो परिभाषा हो गया, ठीक है ना। इससे हम आगे बढ़ते हैं। क्या क्या पढ़े थे हम लोग कि हाइब्रिडाइजेशन में पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन था बाबू, sp, दूसरा कौन था sp2, तीसरा कौन था sp3, चौथा कौन था sp3d, पांचवा कौन था sp3d2, छठा कौन था sp3d3। अब सबको अलग अलग पढ़ेंगे, यानी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है। तो एक s और एक p जब मिलता है ना, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है उसको sp कहते हैं। क्या कहते हैं, sp, ठीक है ना। तो अब बताओ, ए एटॉमिक ऑर्बिटल है, ए एटॉमिक ऑर्बिटल है, ए भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये नया जो बना ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्सिंग के द्वारा नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बनने की घटना को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है ना। इस हाइब्रिडेशन में पहला हाइब्रिडेशन कौन है बाबू, sp। तो sp क्या है, तो sp एक ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें एक s और एक क्या होता है, p, जिसमें एक s और एक क्या होता है, p, ठीक है ना। इसको जल्दी से उतारिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू, ये था sp। ये वो पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि नंबर, ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी क्या है इसको समझते हैं। जैसे एक s और एक p मिल के क्या बना, sp। तो sp एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल है ना। तो इस नया सेट ऑफ ऑर्बिटल की संख्या कितना है, ये सुनिए बात। एक s एक p, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाया। तो ये नया सेट ऑफ ऑर्बिटल की संख्या क्या है, 1 की 2। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। तो बताओ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, तो एगो s है, एगो क्या है, p, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल की संख्या 2। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या भी कितना होगा, 2। यानी एक s और एक p मिलेगा तो sp का ऐसा ऐसा क्या ऑर्बिटल बनेगा, 2 को, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिएगा, ये जो p था वह p कितना टाइप का था, 3, px py और pz, px py और pz। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक s और एक p, ये बताया कि तीनों डीजेनरेटेड है। अभी हम डीजेनरेटेड बताए थे कि डीजेनरेटेड का मतलब जिसकी एनर्जी क्या हो, सेम हो।
तो तीनों डीजेनरेटेड है, माने सब की ऊर्जा सेम है, तो कोई एक को हम लेंगे, तो एगो एस और एगो पी, तो टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल क्या गो, 2 गो। तो यहाँ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनेगा वो क्या गो बनेगा, 2 गो। कौन सा नियम से, ये वाला नियम से कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी जब एटॉमिक ऑर्बिटल हो उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल हो। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए एगो एस और एगो पी मिलेगा तो बनेगा एसपी। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या गो पार्टिसिपेट किया, तो 2 गो। कौन कौन, एगो एस और एगो पी। जो पार्टिसिपेट नहीं किया वो क्या गो है, वो भी 2 गो। यानी अगर हम पूछेंगे कि एसपी में हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितना है, एसपी में हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या तो 2। ऑन हाइब्रिड जो हाइब्रिडेशन में भाग नहीं लिया वो भी क्या गो है, 2। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है बाबू, सीखो क्या क्या सीखे इसमें, इसको समझाते हैं फिर से। देखिएगा ये वाला लिख लीजिएगा बाबू, ये वाला जल्दी से उतार लीजिएगा, ये बहुत काम का चीज है। क्या क्या हम लोग सीखे यार कि 1s और 1p मिलेगा तो क्या बनेगा, sp। p क्या गो था, px py और pz। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा ऐसा क्या गो बना होगा, 2 गो। कहाँ से मिला, यहाँ से। ठीक है। अगर हम बोलें कि इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल ये क्या गो है, 2 गो, एगो s एगो p। ऑन हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या, तो ये क्या हो गया, 2 गो। ठीक है ना। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 2, हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 2, ऑन हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 2। अरे क्लियर है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो कोई ये समझो ना बाबू कि एगो एस और एगो पी, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या गो, 2 गो, और अन हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या गो, 2 गो। तो यही ना बोल रहे हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी ये है एसपी क्या गो बना होगा, 2 गो। अरे क्लियर है। तो एसपी क्या है, तो बोलेंगे कि एक एस और एक पी मिलके जो ऑर्बिटल बनाएगा वो एसपी बनेगा। इसमें 2 गो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, 2 गो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। यहाँ पर पीएक्स पीवाई और पीजेड किसी एक से यह रिएक्ट करेगा, क्योंकि तीनों डीजेनरेटेड है। डीजेनरेटेड मतलब तीनों का आइडेंटिकल एनर्जी है, तो कोई एक पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है ना। अब हम आते हैं इस पे थोड़ा सा और आगे। ठीक है। अब इसका जो शेप होता है दोस्त, अब इसका जो शेप होता है, शेप को समझते हैं। इसका जो शेप होता है बाबू वो लीनियर होता है, इसको समझना। शेप क्या होता है, लीनियर। ये लीनियर क्या है, तो देखना जिस भी कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन sp हो उसका शेप ऐसा होता है, ये लीनियर शेप है। ठीक है। लीनियर शेप का मतलब यहाँ पर सेंट्रल एटम है और ये दोनों एटम है, तो ये है लीनियर शेप। ये सेंट्रल एटम, ये 2 गो बॉन्ड के एटम है। यानी अगर हम सेंट्रल एटम को बी माने तो इधर एक एटम और इधर एक एटम, ये जो शेप बनेगा लीनियर। यानी जिसका भी हाइब्रिडेशन sp हो तो उसका शेप कैसा होता है, लीनियर। अब पूछेंगे बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल का मतलब 2 बॉन्ड के बीच का कोण। तो इन 2 बॉन्ड के बीच का कोण कैसा है, 180 है। यानी इसमें बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू कितना डिग्री, 180। एग्जाम्पल से समझो, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। जैसे CO2 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और 6 दूना के 12, 16 आ जाएगा। 8 से डिवाइड कर दोगे तो 8 से डिवाइड कर दोगे, 8 दूना के 16 है ना, ये आ गया 2। हाइब्रिडेशन कितना, sp। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन कितना हो गया, sp। कोई पूछेगा शेप कैसा है, तो वह हमने अभी बताया कि जिसका भी हाइब्रिडेशन sp हो उसका शेप कैसा होता है, लीनियर। कैसा शेप है, लीनियर। तो जानता है एग्जाम में यही पूछता है बाबू कि CO2 का शेप बताए, तो बताओ क्या करोगे। शेप बताना होगा तो सबसे पहले क्या करोगे, तो सर सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। अगर हाइब्रिडेशन sp आएगा तो उसका शेप कैसा होगा, लीनियर। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बॉन्ड एंगल बताओ, तो जब शेप लीनियर हो तो बॉन्ड एंगल कितना डिग्री, 180। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम ऐसा होना चाहिए। इसमें ये कार्बन है, ये दोनों ऑक्सीजन है, तो कार्बन यहाँ है, ये दोनों ऑक्सीजन है। ये जो शेप है इस शेप को क्या कहेंगे बाबू, लीनियर। और 2 बॉन्ड के बीच का कोण कितना डिग्री है, 180। तो अब आप समझ रहे होंगे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। पहले हमने पढ़ाया था हाइब्रिडेशन निकालना, और अब हम पढ़ा रहे हैं आपको हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा किसी यौगिक का शेप और बॉन्ड एंगल बताना। क्लियर है। तो अगर किसी भी यौगिक का सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन sp आ जाए तो उसका शेप क्या बोलना है, लीनियर। अब पूछ दे कि बॉन्ड एंगल कितना है, तो 180। जैसे हमने आपको एक एग्जांपल लिया कि CO2 का शेप कैसा है, तो क्या बोलोगे, लीनियर। क्यों लीनियर, क्योंकि हाइब्रिडेशन क्या है, sp, और बॉन्ड एंगल कितना, तो 180 डिग्री। तो आगे के क्लासेस में जितना भी हाइब्रिडेशन बचा हुआ है सबको हम पूरा शेप से समझा देंगे आपको क्या होता है। यही लीनियर शेप ही आप दिमाग में बनाए हुए रखें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में।